हेलो दोस्तों, आज से मैं एक बड़ी ज़बरदस्त डोंगवा अनाइम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना देर किए इस अमेजिंग डोंगवा को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि मैंने अपनी सोल एक डेवल को भेज दी है और इसके बदले में उसने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैंने इससे मांगा। उसने मुझे हैंडसम बनाया, मुझे ताकत दी, स्पिरिचुअल पावर्स दी, बहुत सारा पैसा दिया और हमने वो कुछ रूल्स बनाए जिसे ना मैं या वो तोड़ सकता है। लेकिन मुझे पता है एक दिन मैं इस पूरी दुनिया को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करूंगा, सब कुछ मेरे पैरों के नीचे होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी सीधा एक टेंपल के अंदर चली जाती है जहां एक महारानी का बच्चा पैदा हो जाता है। असल में दोस्तों इस डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी में एक टाइम ट्रेवल बंदी की सोल थी जो कि सीधा उस बच्चे में चली गई है, जिसके साथ ही अब हमें कुछ सालों का बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि एक किंग एक बहुत बड़ी जंग जीतने के बाद वो किंग अपने आर्मी के साथ वापस अपने किंगडम में पहुंच जाता है जहां इस सिटी के सभी लोग इन्हें देखने आए हुए होते हैं। सभी लोग बहुत ही खुश थे क्योंकि उनका किंग जंग जीत कर आ रहा होता है। तभी एक ओल्ड मैन एक आदमी से कहता है कि पीछे हट जा, मैं रोलिंग फैमिली से हूँ। जिसके साथ ही वो किंग के पास जाकर उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि महाराज मुबारक हो, आपने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली। जिस पर वो किंग उससे पूछता है कि यहाँ घर में हालात कैसे हैं और महारानी कैसी है। जिस पर वो ओल्ड मैन जवाब देता है कि सब ठीक है, आपका बेटा भी अब काफ़ी बड़ा हो गया है और वो अब 3 साल का है। इस पर किंग काफ़ी खुश हो जाता है। पर तभी वो ओल्ड मैन उसे चुपके से कहता है कि महाराज यंग मास्टर ने 3 साल से एक बार भी कुछ भी नहीं बोला है, हर वक्त सारा दिन रोता रहता है। सभी लोग यही कहते हैं कि ये यंग मास्टर एक निकम्मा बच्चा होगा। तभी यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो यंग मास्टर तूफानी बारिश में बाहर खड़ा होता है। सभी लोग यंग मास्टर को ढूंढ रहे होते हैं। दोस्तों इस बच्चे का नाम दूवी होता है पर हम इसे टियान कहेंगे। टियान गुस्से के साथ आसमान की तरफ देख रहा होता है जिस पर वो खुद से कहता है कि मुझे इस अजीब सी दुनिया में नहीं होना चाहिए था। जिस पर वो गॉड से गुस्से के साथ कहता है मुझे यहाँ क्यों भेजा। पर तभी उसकी माँ उसे देख लेती है जहाँ उसकी आंखों के सामने टियान पे थंडर बोल्ट लाइटिंग स्ट्राइक का अटैक हो जाता है। इसे देखकर तुरंत ही उसकी माँ उसके पास आ जाती है पर टियान वहीं बेहोश होकर जाता है क्योंकि लाइटिंग स्ट्राइक भी बेकार हो गया। मैंने टाइम ट्रेवल का नॉवल जो पढ़ा है उसमें सारा कुछ झूठ और गलत है। मेरे पूरी जिस्म में मुझे काफ़ी दर्द महसूस हो रही है। इसके साथ ही वो थोड़ी सी अपनी आंखें खोलता है और एक मादी का नाम लेता है। इसे देखकर एक पल के लिए उसकी माँ उसके लिए काफ़ी खुश हो जाती है पर वो और कुछ नहीं बोलता। अगले दिन महारानी वह उस पर्सन को अपने कमरे में बुलाती है जहाँ वो पर्सन उसे बताता है कि मैडम मेरा नाम मादी है। उस आदमी से काफ़ी गंदी स्मेल आ रही होती है। जिस पर महारानी उस लड़की से कहती है कि क्या सच में इसका नाम मादी है। जिस पर लड़की उसे बताती है कि हाँ जी महारानी, हमारे इस सर्वेंट का नाम मादी है। जिस पर महारानी उस लड़के से कहती है कि मेरे बच्चे ने सोते वक्त तुम्हारा नाम लिया था पर मैं ये नहीं जानती कि उसने सिर्फ तुम्हारा ही नाम क्यों लिया, या फिर शायद हो सकता है कि हमारे डिवाइन क्लेन के गॉडेस की लाइट की वजह से हुआ है। इसलिए आज के बाद तुम यहाँ के दूसरे काम नहीं करोगे और इसके बदले यंग मास्टर की हिफाजत करोगे। ये सुनकर वो पर्सन कुछ भी नहीं बोलता। जिस पर वो लड़की गुस्से के साथ उसे कहती है कि तुम महारानी को थैंक यू क्यों नहीं बोल रहे। पर तभी टियान उठ जाता है और कहता है यहाँ इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है। जिस पर तुरंत ही महारानी उसे चिपक जाती है क्योंकि टियान ने पहली बार कुछ बोला है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी की मारे उस सर्वेंट को 1000 गोल्ड कॉइन्स इनाम में देने का कहती है। अब दोस्तों ये सब वो ओल्ड मैन रास्ते में ये सब किंग को बता रहा था। जिस पर वो किंग से कहता है कि महाराज तब से यंग मास्टर बोलने लगा है। इसके बाद किंग जब अपने टेंपल पहुंचता है तो वो सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ उस बच्चे को देखता है और अपने मासूम बच्चे को अपने सामने देखकर काफ़ी शौक हो जाता है। वहीं टियान भी उसे देखकर खुद से कहता है कि मैंने इस आदमी को पिछले 3 साल से नहीं देखा। वहीं किंग उसे देखकर समझ जाता है कि यह बच्चा 3 साल का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। जिस पर वो तुरंत ही उठकर टियान का हाथ पकड़कर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे चेक करता है। ये देखकर टियान खुद से कहता है कि ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स तो सिर्फ उन नाइट के पास होती है जिनकी फाइटिंग स्पिरिट लेवल 3 या इससे ज्यादा हो। वहीं किंग जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इसकी सोल पावर्स तो काफी वीक है, जो मैंने सोचा था शायद ऐसा नहीं है। जिस पर वो उसे कहता है कि बच्चे लू लिन फैमिली में तुम इनहेरिटनेस नहीं कर सकते हो। लिन फैमिली ने अपना ये एम्पायर मार्शल आर्ट की वजह से बनाया है, इस वजह से तुम्हें पहले एक मैजिशियन बनना होगा। मैजिक का नाम सुनकर टियान भी काफी शौक हो जाता है। तब यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ एक पर्सन की आवाज उसे आती है जो कि टियान से
उसे कहता है कि माइनलैंड पोलैंड एक ऐसी जगह है जहां हजारों बच्चे मैजिक सीखने के लिए वहां जाते हैं, पर वहां से सिर्फ कुछ ही लोग मैजिशियन बनकर आते हैं। पर मैंने तुम्हारे फादर से वादा किया है कि मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा। इसके साथ ही वहां काफ़ी सारी एनर्जी क्रिएट होने लगती है, जिससे एक पोर्टल बनता है, जिससे एक मैजिशियन बाहर आ जाता है, जो कि टियान से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर मैजिक टैलेंट है तो तुम ये कर पाओगे, वरना नहीं। इसके साथ ही वो एक डिवाइन क्रिस्टल बॉल उसे दिखाता है और कहता है कि सबसे पहले इससे हम उस पर्सन की मेंटल स्ट्रेंथ चेक करते हैं, जिससे मैजिक टैलेंट का पता चलता है। इसलिए मुझे तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ चेक करनी होगी। सभी मैजिशियन अपने मेडिटेशन की मदद से ही मैजिकल एलिमेंट्स को समझ पाते हैं। इस पर टियान उसे कहता है कि तुम्हारा मतलब हम मेंटल पावर से दूसरे एलिमेंट से अपने लिए मैजिकल स्पिरिचुअल पावर्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये सुनकर वो मैजिशियन खुद से कहता है कि ये बच्चा तो काफ़ी स्मार्ट है, इसे लोग निकम्मा कैसे कह सकते हैं। जिस पर वो टियान से कहता है कि इस डिवाइन क्रिस्टल बॉल को अपने हाथ में पकड़ो और जितना हो सके वो सब कुछ अपने जज्बात या अपने ख्यालों से जो कुछ हो सके वो क्रिएट कर। ये सुनकर टियान अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तभी उसे ऐसा करते हुए देखकर उस मैजिशियन को लगता है कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा, और जैसे ही वहां से जाने लगता है कि तभी टियान काफ़ी एनर्जी की ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि ये तो काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर्स है। इसके साथ ही टियान अब खुद को एक खाली जगह पर पाता है, और जैसे ही वहाँ की फोग खत्म होती है वो एक मेन बाजार में खड़ा होता है। इसके बाद दोबारा फोग आती है, और जैसे वो दोबारा फोग खत्म होती है वो एक फ्यूचर सिटी में होता है। इसके बाद वो दोबारा से 19 सेंचुरी में आ जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से फ्यूचर सिटी को देखता है जहाँ एक पर्सन उसे महसूस कर लेता है। असल में दोस्तों यही वो पर्सन है जिसकी सोल टियान की बॉडी में है। इसके बाद टियान तुरंत ही उस रात वाली जगह पर आ जाता है जिस रात उस पर लाइटिंग अटैक हुआ था। जिसके बाद हमारा ये वाला सीन वापस वहीं आ जाता है जहाँ टियान ने उस डिवाइन क्रिस्टल बॉल पकड़ी थी। वो मैजिशियन उसे देखकर उसे कहता है कि बच्चे तुमने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया, तुमने अपनी मेंटल पावर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हुए ट्रेवल किया है, और तुम्हें पता भी है एक मामूली इंसान से डबल तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ है। इसे देखकर टियान खुद से कहता है कि डबल इसलिए है क्योंकि मेरे पास दो अलग जिंदगी की स्पिरिचुअल पावर्स है। जिस पर वो उस मैजिशियन से कहता है तो क्या अब मैं मैजिक सीखने के लिए क्वालिफाई कर चुका हूँ, क्योंकि अब तो मुझे बस इन चीज़ों में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। जिस पर वो मैजिशियन उसे कहता है कि परेशान ना हो बच्चे, मैं तुम्हारी मैजिक स्ट्रेंथ दोबारा ज़रूर चेक करूंगा। जिसके साथ ही वो दोनों वापस अपने कमरे में आ जाते हैं जहां किंग उनका बाहर इंतज़ार कर रहा होता है। वो मैजिशियन उस किंग से कहता है कि मुझे माफ़ करना पर आपके बच्चे में कोई मैजिक टैलेंट नहीं है, बल्कि उसके पास तो लाजवाब मेंटल पावर्स है। तभी टियान खुद से कहता है कि पता नहीं जुआनजी, जूफेन और ग्वार्क में से कौन सा मैजिकल एलिमेंट्स हैं, पर ये इसको कैसे महसूस कर लेता है। तभी वो मैजिशियन किंग से कहता है कि मैं 36 साल से एक मैजिशियन हूँ, मैंने वो किसी और में नहीं देखा जो तुम्हारे बच्चे में मैंने देखा। जिसके साथ ही वो वहाँ अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से तुरंत ही वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी किंग अपने बेटे के पास जाकर उसे कहता है कि उसने तुम जैसा एक गोट आज तक कोई भी नहीं देखा है, तुम एक बेकार जीनियस कैसे हो सकते हो, तुम मेरे लिए एक लकी बेटे हो, पर मुझे तुमसे जो चाहिए था वो तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है। जिसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। तभी टियान को एक मैजिकल बुक के बारे में ख्याल आता है, जिस पर वो तुरंत ही एक एंशिएंट मैजिकल बुक को पढ़ने लगता है, और ऐसे ही वो वहाँ की सभी एंशिएंट बुक को पढ़ते पढ़ते टियान 16 साल का हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हासिल कर लेता है। इसके बाद अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि मादी और बाकी सभी कुछ सोल्जर्स अपने यंग मास्टर को वापस अपने गाँव लेके जा रहे होते हैं, जिस बात से मादी बिल्कुल भी खुश नहीं था। वहीं टियान को अपने फादर की तरफ से हुक्म हुआ था उसे खुद को प्रूव करने के लिए गाँव के सभी बुरे लोगों को ख़त्म करना होगा, ताकि उसे यकीन हो जाए कि टियान अब किंग बनने के काबिल हो चुका है। जब टियान वहां से जाने लगता है उसका छोटा भाई उसके लिए परेशान दिखाई दे रहा होता है, जिस पर वो अपने भाई से कहता है कि तुम घबराओ मत, यहाँ रहकर अपनी माँ की हिफाजत करो। और ये सब याद करके टियान खुद से कहता है कि मैं जानता हूँ मैं वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकता हूँ, पर ये वाली जिंदगी मैं मजे से गुजारूंगा। तभी मादी उसे कहता है यंग मास्टर नजदीक एक जुमू गाँव है, हमें वहाँ रुककर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अब शाम होने वाली है तो हम आज रात वहाँ रुक सकते हैं। जिस पर टियान भी एग्री हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी एक रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाते हैं। यंग मास्टर को वहाँ देखकर सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं, पर तभी वहाँ एक लड़की चुपके से एक आदमी से कह रही होती है कि ये सभी अमीर लोग हैं, ये
लोग स्टूपिड और डरपोक होते हैं, इन्हें थोड़ा सा डराओगे तो ये अपना पैसा तुम्हें डर के मारे दे देंगे, जिससे तुम्हें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिल जाएंगे। ये सुनकर वो आदमी उसकी बात पे एग्री हो जाता है कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ। इसके बाद टियान अपने सोल्जर्स के साथ एक रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहाँ वो एक टेबल पे बैठ जाता है। वही यंग मास्टर को ऐसी जगह में देखकर कुछ लोग टियान की बेइज्जती करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनका यंग मास्टर कमजोर है और किंग ने इसे घर से निकाल दिया है। ये सुनकर मादी को उन पे बहुत ही गुस्सा आ जाता है, पर टियान उसे शांत रहने को कहता है। सभी लोग टियान पर ही हंस रहे होते हैं, पर तभी वो एक लड़की अंदर आ जाती है। इसे देखकर सभी लोग तुरंत ही खामोश हो जाते हैं और सिर्फ उसी देखने लगते हैं। वो लड़की असल में एक वॉरियर होती है। वो लड़की काफी खूबसूरत और डेंजरस लग रही होती है, जिस पर वो सभी से कहती है कि तुम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए आई एम रियली सॉरी। उसे देखकर तुरंत ही टियान के सभी सोल्जर्स अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं, पर टियान उन्हें दोबारा से शांत रहने का ऑर्डर देता है। तभी वहां दो मैजिशियन आ जाते हैं, जिसमें से एक असैसिन होता है। वो वहां आ जाते हैं और उस असैसिन का बैच को देखकर टियान समझ जाता है कि ये तो बस लेवल 1 का मैजिशियन है, पर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। वो असैसिन पर्सन सीधा उस लड़की के पास जाकर चुपके से उन पर अटैक करने का प्लान बता देता है। वो लड़की ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, इसके साथ ही वो अपनी तलवार छोड़कर एक खंजर लेकर टियान की तरफ बढ़ने लगती है, पर वो सोल्जर्स उसे वहीं पे रोक लेते हैं। टियान उन्हें सभी को पीछे हटने का इशारा करता है, जिसके बाद वो लड़की तुरंत ही टियान के टेबल पे बैठ जाती है और उसे कहती है कि तुम एक अमीर खानदान से यंग मास्टर लग रहे हो, पर हमारी किस्मत बहुत ही अच्छी है जो कि तुम लोग यहाँ आए हो। जिस पर टियान जवाब देता है कि एक मैजिशियन होकर भी तुम लोग दूसरों को लूटते हो और मुझे मारने के लिए एक छोटे से खंजर लेके आई हो। इस पर वो लड़की जवाब देती है कि अब तुम सब जानते ही हो, तो अच्छा होगा तुम खुद ही अपने सारे गोल्ड कॉइन्स हमारे हवाले कर दो। जिस पर टियान जवाब देता है ठीक है मैं देता हूँ। जिसे सुनकर वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं, पर टियान अपना खाली हाथ उसे दिखाता है। ये देखकर वो लड़की गुस्से के साथ कहती है तुम मेरा मजाक बना रहे हो। जिस पर टियान उसे जवाब देता है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तुम काफ़ी खूबसूरत लड़की हो, अगर तुम मेरे साथ डांस करती हो तो शायद मैं तुम्हें कुछ सिल्वर कॉइन्स दे दूँ। ये सुनकर वो लड़की तुरंत ही गुस्से के साथ उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसे रोकने के लिए सभी सोल्जर्स उससे फाइट करने लगते हैं। उस लड़की की स्वॉर्ड अटैकिंग स्किल काफ़ी ज़बरदस्त होती है, जिस वजह से वो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक की स्किल की वजह से बड़ी आसानी से उन सभी सोल्जर्स को मार रही होती है। ये देखकर मादी तुरंत ही बाकी सोल्जर्स को बुलाता है, जिसे दूसरा मैजिशियन उनसे फाइट करते हुए रोकने लगता है और वो अपने एक ही अटैक से 3 सोल्जर्स को एक साथ मार देता है। पर तभी टियान का घोड़ा उसे एक लात मार के दूर फेंक देता है, जिससे वो दोबारा उठने की भी हिम्मत नहीं कर पाता। तभी बाकी सोल्जर्स उस लड़की को घेर लेते हैं, पर वो लड़की इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। वो दोबारा से फाइट करने लगती है और बड़ी आसानी से उनके अटैक से बच रही होती है और उन सभी के अटैक से बचकर निकलकर सीधा टियान पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने जाती है, पर टियान उसे एक लात मार के दूर फेंक देता है। और जैसे ही वो सोल्जर्स उसको कैद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी वो असैसिन अपनी मैजिकल पावर से उन्हें वहीं पे कैद कर देता है। ये देखकर टियान खुद से कहता है कि ये तो मैजिकल फॉर्मेशन अरे इस्तेमाल कर रहा है। तभी वो असैसिन अपनी फॉर्मेशन पावर से टियान पे अटैक करता है, जिससे वो बड़ी आसानी से खुद को बचा लेता है। टियान अपने सोल्जर से कहता है कि जल्दी से ऐसे कैद करो, जिसके बाद सभी सोल्जर्स उस असैसिन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर वो असैसिन अपनी स्पिरिचुअल फायर बॉल पावर से उन पे लगातार अटैक करते हुए खत्म कर रहा होता है। उसकी फायर बॉल पावर्स काफ़ी शक्तिशाली होती है, जिससे वो बड़ी आसानी से एक एक सोल्जर्स को मार रहा होता है। पर तभी दूसरी तरफ वो सोल्जर्स उस लड़की को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ वो असैसिन अभी भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की ट्रू फायर पावर से सभी सोल्जर्स को खत्म कर रहा होता है। ये देखकर टियान खुद से कहता है कि मुझे इसके करीब जाने के लिए कोई रास्ता देखना होगा, जिस पर वो तुरंत ही उस काउंटर के पीछे छुप जाता है और वहां से एक वाइन की बोतल लेकर तुरंत ही अचानक से उस असैसिन पे अटैक कर देता है और फिर उसे पकड़ने लगता है। इससे पहले कि वो उस पर फायर से अटैक करता, तभी पीछे से मादी उस पर वार कर देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। जिस पर टियान उसे कहता है कि अरे वाह, तुमने तो एक मैजिशियन को हरा दिया। जिसके बाद वो मैजिशियन को पकड़कर उससे तफ्तीश करने लगते हैं, जिस पर वो मैजिशियन उसे कहता है कि तुमने एक मैजिशियन को मारकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। ये बात जब मैजिक सोसाइटी को पता चलेगी वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। जिस पर टियान उसे कहता है कि आज तुम्हारे साथ जो हुआ है एटलीस्ट तुम तो ये दोबारा तो कभी नहीं करोगे, लेकिन अगर तुमने मुझे एक सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुझे माफ़ कर सकता हूँ और छोड़ दूंगा। जिस पर वो उसका बैट निकालकर उसे कहता है कि तुमने जो अभी फायर बॉल कास्ट किया था वो कोई मामूली मैजिशियन कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक
एक फर्स्ट लेवल म्यूजिशियन के लिए ये बिल्कुल भी नामुमकिन है। मतलब यही है कि तुम इसके मास्टर हो। क्या मैंने सही कहा? और देखा, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसे मैजिक के बारे में सीखना बहुत ही शौक है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम इतना बता दो कि ये बैच तुम्हारे पास कहाँ से आया है। जिस पर वो जवाब देता है कि अगर मैं बताने से मना कर दूं तो, जिस पर टियान उस बैच को फायर में डाल लेता है और जाते हुए अपने सोल्जर से कहता है कि इसे हमेशा के लिए जेल में डाल दो और इसे तब तक टॉर्चर करते रहो जब तक ये मुंह से कुछ ना बोले। तभी मादी टियान से कहता है यंग मास्टर वो तैयार है। जिसे देखकर टियान खुद से कहता है कि मादी इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है, पर वो ये बात अभी के लिए इग्नोर करते हुए उस लड़की के पास आ जाता है जिसे मादी ने बांध लिया होता है। तभी वो लड़की टियान को देखकर खुद से कहती है कि ये लड़का थोड़ा क्यूट और दिल से अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसके सामने मासूम लड़की बनकर नाटक करूंगी तो ये पिघल जाएगा और मुझे छोड़ देगा। जिस पर वो रोमांस मूड में टियान से कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। उस आर्मोर सूट को देखकर टियान खुद से कहता है कि ये इतना मामूली भी नहीं है जितना तुम शो करवाती हो, ये मुझे थोड़ा मैजिकल लग रहा है। जिसके साथ ही वो उसकी सूट का एक पार्ट निकाल देता है और उसे इग्नोर करते हुए उस पार्ट को देखने लगता है। उस पार्ट को देखकर टियान खुद से कहता है कि इसमें तो 2 जबरदस्त स्पेल अरे एक्टिवेट है। तभी वो लड़की उसे कहती है कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो, तुम एक डेवल से कम नहीं लग रहे मुझे। जिस पर टियान उसे कहता है कि अगर तुम उस वक्त मेरी बात मान लेती तो इस वक्त हम दोनों एक बेड में होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो अब मुझे अपना काम करने दो। जिसके साथ ही वो उस लड़की का सूट देखने लगता है। उस लड़की को उस पर बहुत ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर तभी वो खुद को संभाल लेती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे ये वाले पार्ट्स चाहिए तो ले सकते हो, मुझे इसका और इस्तेमाल नहीं करना और मुझे छोड़ दो। जिस पर टियान उसे कहता है कि फिर तो मुझे तुम्हारे ये क्रूजबो और सोर्ड भी चाहिए। ये सुनकर लड़की उसे कहती है कि तुम तो बहुत ही लालची इंसान हो। जिस पर टियान उसे कहता है कि इन तीनों में जो पैटर्न्स बने हुए हैं वो मैजिकल पैटर्न्स हैं जिसमें ताकत और ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। टियान उसके स्वॉर्ड को देख के उसे कहता है कि जो इंसान मार्शल आर्ट में सबसे बेस्ट होता है वो ही ऐसी तेजदार तलवार का इस्तेमाल कर सकता है। ये तुम्हारी स्वॉर्ड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी हाथ की उंगलियां देखी है, वो एक आर्चर की है जो अच्छे से क्रॉसबो चला सकता है। जिस पर टियान दोबारा से उसे कहता है कि आखिर ये सब क्यों है, तुम अपनी पहचान क्यों छुपाना चाहती हो। जिस पर वो जवाब देती है कि मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ जिसे बस अमीर होना है। जिस पर टियान उसकी तलवार लेकर उसे कहता है कि फिर तो मामूली इंसान के लिए सजा भी छोटी होनी चाहिए। इससे वो लड़की काफ़ी डर जाती है, पर तभी टियान उसे कहता है कि सजा मैं तुम्हें किसी और तरीके से दूंगा। जिसे सुनकर वो तुरंत ही खामोश हो जाती है, पर तभी मादी दोबारा से उस पर पानी फेंकना शुरू कर देता है। जिसके साथ ही यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ दूसरी तरफ टियान उस लड़की से वो कपड़ा हटा देता है तो वो लड़की कुछ और समझ लेती है, पर जब वो देखती है तो टियान ने उससे वो रस्सी खोल दी होती है और वो उसका अपना खंजर उसे देते हुए कहता है कि तुम और दूसरा आदमी जा सकते हो और साथ ही अपनी सारी चीज़ें भी लेकर जा सकते हो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा मुझे बस मैजिक में इंटरेस्ट है, तुम में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके साथ ही वो लड़की अपनी तलवार लेकर खड़ी हो जाती है। जिस पर टियान उसे कहता है कि मून फैमिली में अब इतने ज़्यादा लोग नहीं बचे, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। जिस पर लड़की उसे पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता। जिस पर टियान जवाब देता है कि तुम्हारे क्रोजबो पे एक साइन बना है जो कि मून फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तुम्हारी रिंग वाली उंगली बाकी उंगलियों से काफ़ी बड़ी है और तुम्हारे सर में कुछ हड्डियां हैं, क्योंकि ये सब मून फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। मून फैमिली के लोग वैसे भी क्रोजबो इस्तेमाल करते हैं। तुम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, इसलिए मुझे तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए। इसे सुनकर उस लड़के को अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ सभी लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं और उसको एक लूजर कह रहे होते हैं। जिस पर लड़की टियान से कहती है कि सच तो यह है कि मैं एक कचरा हूँ। जिस पर टियान जवाब देता है कि तुम जो सोचती हो इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम वो सब कुछ कर सकती हो अपनी मून फैमिली को दोबारा से वो इज्जत देने के लिए जो पहले हुआ करती थी? अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो एक अकेले लड़की के लिए तो ये बिल्कुल भी नामुमकिन है। अच्छा होगा अपने लिए कोई ऐसा इंसान ढूंढ लो, मतलब कि वो इंसान जो सबसे ताकतवर हो और सब कुछ जानता हो, धोखा उसके खून में ना हो। ये सुनकर वो लड़की कोई जवाब नहीं देती और खामोशी के साथ वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद अगली रात वो लड़की इसके बारे में बहुत खूब सोचती है, जिसके बाद अगली सुबह टियान के जाने से पहले ही उसके पास वो आ जाती है और वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे अपना नाइट बनाओगे। जिसके साथ ही वो उसके सामने ग्रीट करते हुए कहती है कि मैं, मेरा नाम जुआनलिंग, मून फैमिली की मेंबर, कसम खाती हूँ कि तुम्हारी सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगी। मैं आपकी सेनापति बनना चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे नाम करती हूँ। मैं अपना खून और अपनी जान दे सकती हूँ। जिस पर टियान उसे कहता है कि
तुम मेरे साथ इतनी ईमानदार क्यों होना चाहती हो? जिस पर वो जवाब देती है कि क्योंकि तुम एक पावरफुल इंसान हो और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुनकर टियान तुरंत ही बाहर आकर उसे अपना फीमेल नाइट बनाने की ओथ लेता है, जिस पर वो लड़की उठकर टियान से कहती है कि अब हम एक हो गए हैं तो मुझे अपनी पहचान बताओ। जिस पर टियान उसे कहता है कि मैं लिन फैमिली का यंग मास्टर हूँ और अपने पूरे एम्पायर का वाइस प्रेसिडेंट। मेरा नाम टियान है और हाँ, मुझे अपने लोग इडियट कहते हैं। ये सुनकर लड़की भी काफ़ी शौक हो जाती है। जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों, इस सीरीज़ का अगला पार्ट भी मैं आज ही जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया। If you want similarly new anime or donghua explanations to check my playlist New Anime Episode 1. Check now playlist.